हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम जीओसी 1 के वो 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नीट 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जहां से आपको नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे जीओसी 1 को अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नीट 2026 एग्जाम में एग्जामिनर जीओसी 1 में आपसे क्या क्या मिस्टेक करवा सकता है, या ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है जो एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा या जो मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा उनको अलग से एक कॉपी में नोट करना है और एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपसे एग्जाम में एक भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये 45 क्वेश्चंस हमारे केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। केयर टेस्ट सीरीज यानी ये केमिस्ट्री की बी वाइज क्लासेज की बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, जिसके बारे में बच्चे ये बोलते हैं कि केयर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि नीट का एग्जाम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एनटीए ने नहीं बल्कि सुनील सर ने बनाए हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपको केयर टेस्ट सीरीज से एज इट इज देखने को मिलते हैं और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सिमिलर पैटर्न के होते हैं। केयर टेस्ट सीरीज में हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, रिवीजन टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होते हैं और साथ में मिलते हैं आपको टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस। इन वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराता हूं। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है या क्या मिस्टेक करवा सकता है वो सब भी बताता हूं। और यही कारण है केयर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में इजीली केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप भी आज ही बी वाइज क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाएं। केयर टेस्ट पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले आप अप्लाई प्रोमो कोड पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी आपको पता है भाई, एक बार आपने ये टेस्ट सीरीज फॉलो करना स्टार्ट किया केमिस्ट्री में, ये 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का आपका केयर जरूर करेगी, इसलिए इसका नाम है केयर टेस्ट सीरीज। ठीक, अब देखो, जब भी हम किसी टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें है क्वेश्चन नंबर 4th, 7th, 10th, 15th, 16th, 18th, 20th, 23rd, 24th, 28th, 29th, 30th, 34th, 36th, 37th, 39th एंड 45th क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस है, मान लीजिए आपको दोबारा से ये टेस्ट रिवाइज करना है और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आप ओनली ये वाले क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे और इनमें कोई क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाता है, आप दोबारा से सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, अपनी मिस्टेक वगैरह जो है उसको नोट करके रिवाइज कर लेंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या पूछा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टोटोमेरिज्म। देखो भाई, टोटोमेरिज्म की क्या कंडीशन है, हमारे टोटोमेरिज्म जनरली एक ही टाइप का आता है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। उसमें क्या है, ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटो ग्रुप यानी जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो सीओ के बगल वाला जो कार्बन होता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है, चाहे लेफ्ट साइड का है राइट साइड का। अगर इस अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब इन ऑप्शंस में अगर हम चेक करें, जैसे यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप लगा है पहले ऑप्शन में, ये CO, इसके बगल में CH3, तो इसके पास 3 अल्फा एच है, ये तो शो करेगा। नेक्स्ट CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड में भी 3 अल्फा एच है, ये भी शो करेगा। यहाँ पे एसीटोन में 3 और 3 6 अल्फा एच है, ये भी शो करेगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखो आप, इसमें क्या है, लेफ्ट में तो बेंजीन लगा है, ठीक, ये फिनाइल ग्रुप लगा है, और राइट में ये देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल लगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल में जो कार्बन CO से जुड़ा उसके पास तो एक भी अल्फा एच नहीं है, तो इसके पास अल्फा एच नहीं है, ये शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा।
अब ये जो क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पेपर में मेरे अकॉर्डिंग तो पहले अटेम्प्ट में करना चाहिए, और पहले अटेम्प्ट के लिए मैं लिखूंगा ई। आप ध्यान रखना, ई का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट, और जहां पे मैं लिख दूंगा एम, एम यानी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, वो आप सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। और टी मींस टफ, ऐसा क्वेश्चन जो आपको लास्ट में थर्ड अटेम्प्ट में या लास्ट के 15-20 मिनट में करना होता है। तो ये आपको पता, हमेशा मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में हमें करना चाहिए, ताकि आपको ये अप्रोच पता चले कि पेपर को 3 अटेम्प्ट में कैसे करना है। अगर आप पेपर 3 अटेम्प्ट में कर लेते हैं तो आप टॉप में रैंक लाते हैं। अगर आप पेपर 2 अटेम्प्ट में कर लेंगे तो आपका एक एवरेज रैंक आएगा, आपको अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और जो बच्चा एक ही अटेम्प्ट में पेपर करता है तो उसका सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से हो पाता है, और जो बच्चा पूरा पेपर ही सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाता उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमारी कोशिश ये कि हर बच्चा पेपर को 3 अटेम्प्ट में करे, और 3 अटेम्प्ट में पेपर अटेम्प्ट करके टॉप में रैंक लाए, अच्छे मार्क्स लाए। तो इसलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट में करना होता है, कौन सा क्वेश्चन दूसरे में और कौन सा तीसरे में। और जब आप केमिस्ट्री में ये सीखते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में करना चाहिए, यही अप्रोच आपके ब्रेन की, यही प्रोग्रामिंग काम करती है बायो और फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री के साथ साथ आपका बायो और फिजिक्स का भी स्कोर इंप्रूव होता है, और केयर टेस्ट सीरीज केमिस्ट्री के साथ साथ आपके फिजिक्स और बायो सब्जेक्ट का भी केयर करती है, यानी ओवरऑल आपके रैंक और आपके मार्क्स का केयर करती है, यानी आपको डॉक्टर बनाने की जर्नी का केयर करती है, इसीलिए इसका नाम केयर टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विनाइल अल्कोहल एंड एसिड एल्डिहाइड आर। भाई अब विनाइल अल्कोहल क्या होता है, देखो दिस इज नोन एज विनाइल ग्रुप, और विनाइल के अगर हेलोजन लगा दिया तो ये विनाइल हैलाइड हो जाएगा, अगर यहां पे OH लगा दिया तो ये विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। दूसरा इसने लिखा है एसिड एल्डिहाइड, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, देखो विनाइल अल्कोहल में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये इन और OH, तो ये हो गई इनोल फॉर्म, और ये है इसका कीटो फॉर्म। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और एक इनोल फॉर्म एक कीटो फॉर्म, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, टोटोमर होंगे, एंड फिनोमिना इज नोन एज टोटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल टोटोमर हो गए आंसर 2। ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टोटोमेरिक कंपाउंड्स इज। देखो जनरली अगर बात की जाए कीटो इनोल टोटोमर्स में जो कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली आपका C डबल बॉन्ड O जो है वो बड़ा स्टेबल बॉन्ड होता है, और उसमें पोलैरिटी भी अच्छी होती है, और जिस बॉन्ड में पोलैरिटी अच्छी होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। अब कौन से केस हो सकते हैं वो मैं आपको लिख के बता देता हूं, जो मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा रखा है। ठीक, आपके ये मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स है, उम्मीद है आप सबके पास ये बुक होगी, अगर नहीं है तो आप अमेज़न से मंगवा सकते हैं। तो इस बुक में जितना अच्छे से मैंने लिखवाया है वो मैं अब आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं। देखो क्या है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा बतानी है तो किन केसेस में हो सकती है, वो तब जब इनोल फॉर्म हैव, ऐसे लिखेंगे इफ इनोल फॉर्म हैव। सबसे पहला आप चेक करो एरोमेटिसिटी, अगर इनोल फॉर्म एरोमेटिक हो जाए तो कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी। दूसरा चेक करो उसमें आप रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस हो जाए। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ठीक, जनरली तो इन 3 से ही सोल्व हो जाता है, और फिर भी ना सोल्व हो फिर चौथा आप चेक करते हैं नंबर ऑफ कीटो ग्रुप जिसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ CO ग्रुप जिसमें ज्यादा है उसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, और फिर इससे भी सोल्व ना हो तो जिसमें अल्फा H ज्यादा है तो उसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गई। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स भी बन गए, ऐसे चेक करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमने देखा सबसे पहले यहां पे देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, और ये भी इनोल फॉर्म है। तो जनरली तो कीटो फॉर्म स्टेबल होती है, लेकिन कहीं पे एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा है, नंबर ऑफ अल्फा H ग्रुप ज्यादा है, तो उसके फॉर्म उसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब चेक करते हैं, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे ना इसने ये एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ये 2 बना रखा है, सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक, अब यहाँ पे ये इनोल फॉर्म है, अब ये इनोल फॉर्म पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, ये मैं आपको येलो से दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो,
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और साथ में इसमें रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस कैसे? यहाँ पे इस पाई बॉन्ड का और इस पाई बॉन्ड का, दोनों चीजें हैं, रेजोनेंस प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप क्लियरली लिखना चाहें। ठीक, ये हो गया। सेकंड वाला जो है इसमें कीटो फॉर्म है, इसमें और कुछ है ही नहीं। अब ये वाला अगर देखें, इसमें रेजोनेंस तो नहीं है इसिनोल फॉर्म में, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखें इसमें क्या है, यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी कीटो फॉर्म से। तो अब देखो ये दोनों इनोल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है। जो थर्ड है इसमें एक्स्ट्रा क्या है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस तो ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो थर्ड वाली तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुई, उससे कम फर्स्ट वाली, और कीटो फॉर्म इनमें सबसे कम स्टेबल हो जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? तो 312 कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऐसा? 312। अच्छा, इसने डिक्रीजिंग लिख रखा है, तो मैं भी डिक्रीजिंग लिख देता हूं, क्योंकि इसने जो सही आंसर है ना उसमें इंक्रीजिंग लिख रखा, सॉरी, 2 से ज्यादा 1 और 1 से ज्यादा 3, तो आंसर इज 3। अब जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख रखा है, ड्रीम बैच के लेक्चर अटेंड कर रखे हैं, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, वो इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेगा, तो ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज। फिर से जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराता हूं, अब यहां पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। वैसे तो ये टॉपिक 1 घंटे का है, लेकिन मैं आपको 3 मिनट में रिवाइज कराऊंगा। कैसे? जब भी आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सुनना ध्यान से, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सबसे पहला फैक्टर, अच्छा फैक्टर जिस सीक्वेंस में मैं आपको लिखवाऊंगा उसी सीक्वेंस में चेक करने हैं, क्योंकि अगर आप मेरा सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक अप्रोच है वो हम फॉलो करने जा रहे हैं, और जो अप्रोच मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने की सिखाता हूं वही आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है, आपका कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी आपको लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हमेशा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा। अब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ऐसे आ जाए जिनके ऊपर चार्ज है, तो आप ये चेक करेंगे जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकंप्लीट ऑक्टेट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। अब मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है या जिनका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसमें हम चेक करेंगे नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे है, तो वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इंक्रीज स्टेबिलिटी, ऐसा लिख लो शॉर्ट में। चौथा क्या आएगा? चौथा आपका, अब मान लीजिए इस फैक्टर से भी डिसाइड ना कर पाए, आपने 1 2 3 सारे फैक्टर लगा के देख लिया। अब आप देखोगे अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज यानी प्लस और माइनस है, अगर इनमें डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घटेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, एंड वाइसा वर्सा बोल सकते हो। ठीक, और अगर सेम चार्ज है उसमें डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वो जितना दूर रहेंगे रिपल्सन उतना कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और इनका साथ में लिख देंगे वाइसा वर्सा। तो जो पूरा क्लास में आधे घंटे में सिखाया जाता है, 1 घंटे में पढ़ाया जाता है, वो मैंने आपको 3 मिनट में रिवाइज करा दिया। ठीक, अब ये हो गया अपना रिवीजन। अब क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब ये 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, सबसे पहले चेक करो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में चार्ज आ रहा है, चार्ज के बाद आप चेक करो, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं सीधा, सर क्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये तीसरा फैक्टर है। आपका दूसरा फैक्टर क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा इनकंप्लीट ऑक्टेट वाले से। और यहां पे अगर आप ध्यान दें, थर्ड वाले में कार्बन का ऑक्टेट इनकंप्लीट है, क्योंकि कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये इनकंप्लीट ऑक्टेट है।
जबकि फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में अगर देखें, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे भले ही पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, लेकिन देखो 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो कंप्लीट ऑक्टेट है। और कंप्लीट ऑक्टेट वाला ही ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ बच्चे ना डायरेक्ट ये देखने लग जाते हैं कि जिस इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए था, और Cl पे पॉजिटिव आया तो कम स्टेबल हो जाएगा। नहीं, पहले आप चेक करेंगे ऑक्टेट। तो सेकंड वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो थर्ड से ज्यादा स्टेबल होगा। 1 2 3 कौन सा आंसर आया? फोर्थ। आंसर इज 4। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है। और ऐसे अगर सीक्वेंस वाले नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने इतना शॉर्ट में आपको अच्छे से समझाया है, और इस पे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए, तो आप अमेजन से ये बुक ऑर्डर करें। इस बुक में मैंने अपने कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, और इतने अच्छे नोट्स हैं। इसमें जो भी टॉपिक एनसीईआरटी का है, या एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एग्जांपल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग से मेंशन कर रखे हैं। इसके साथ साथ ऐसे पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे डॉक्टर लिख रखा है, डॉक्टर और बच्चों का नेम लिखवा रखा है, ताकि आप इनको एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करके जाएं। नीट, आईआईटी, जेईई मेंस, एम्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स में कवर किए गए हैं। और ऐसे टॉपिक जो कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं आते, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उन पे भी अलग से मेंशन कर रखा है, नॉट इन एनसीईआरटी, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये ओनली कोचिंग टेस्ट के लिए है। तो उन टॉपिक को आप इस बुक से ना पढ़ के जाए, क्योंकि अगर उन टॉपिक को भी आप स्किप कर देंगे, तब भी आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, इससे अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी तो कवर्ड है ही है, इसके अलावा सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर्ड है, और वो अलग से मेंशन भी कर रखे कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बुक है नीट और जेईई मेंस या सीयूईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आज ही आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, और अमेजन से ऑर्डर करने के बाद अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना ना भूलें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट आर रिस्पेक्टिवली शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो आप सब जानते हो NH2, देखो जिसके पास लोन पेयर है ना, जो भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप जो है डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा, वो प्लस एम का काम करेगा। बस ये ध्यान रखो, अगर कोई ऐसा एटम या ग्रुप जुड़ रहा है जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड है या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो माइनस एम का काम करेगा। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है, तो ये दोनों प्लस एम का काम करेंगे। ठीक, अब OH के पास यहाँ पे ये लोन पेयर प्लस एम, और NO2 किसका काम करेगा? माइनस एम या माइनस आर बोल दो, तो यही आंसर आ गया। प्लस आर और माइनस आर उसने रिस्पेक्टिवली पूछा था, तो आंसर 2। NO2 और CHO दोनों माइनस एम है, NO2 और COOH ये भी दोनों माइनस एम है, क्योंकि इनके पास पोलर पाई बॉन्ड है। आंसर 2 आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। तो पहले 5 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, कार्बन की नंबरिंग कर रखी है, लेंथ बताना कार्बन कार्बन बॉन्ड की डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो ये प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे ये दोनों कार्बन sp2 है, और ये sp3 और ये भी sp3। तो देखो अब डबल बॉन्ड तो सबसे छोटा होगा, यानी जो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी C2 C3 और C3 C4 की होगी। अब ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, इसमें किसकी ज्यादा होगी? तो sp3 sp3 बॉन्ड है तो, और ये sp3 sp2 है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो सेकंड वाले की C2 C3 की थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ C4 C3 से कम हो जाएगी। बताओ कौन सा आंसर आया? फर्स्ट आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, 10-20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is not true about electromagnetic effect? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा। वैसे तो जो री एग्जाम होते हैं उसमें आ चुका है, बट मेन एग्जाम जो रहता है उसमें अभी तक नहीं आया। तो मैं भी इस बार आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन देखने को मिले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर लेना। इसमें देखो क्या है, Which of the following is not true about electromagnetic effect? It results in the appearance of partial charge on carbon atom. ठीक, देखो ये गलत है। पार्शियल चार्ज जो आता है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट में आता है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो क्या होता है, एनसीईआरटी में साफ डेफिनेशन लिख रखी है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, क्योंकि रीजेंट प्रेजेंट होगा तभी शो होगा, अगर रीजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट शो नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पे रीजेंट है H+, तो आपको पता है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूट गया मान लीजिए इस तरफ, इस पे माइनस आया और इस पे प्लस आया, तो ये जाकर के इस पे अटैक करेगा ऐसे, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, ये H लग जाएगा और इस पे बेचारे पे प्लस आ जाएगा, तो ये होता है प्लस ई इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट। When attacking reagent is attached to that carbon which is gaining electron, then it is known as positive electromagnetic effect और प्लस ई इफेक्ट। और अगर मान लीजिए मैं यहां पे ये ले लेता C डबल बॉन्ड O और साइनाइड आयन के साथ इसकी रिएक्शन कराता, तो अब देखो ये पोलर पाई बॉन्ड है, आपको पता है ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक। कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और साइनाइड आयन कहां अटैक करेगा, यहां कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन पे अटैक करेगा तो आपको पता है ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये माइनस ई इफेक्ट है। माइनस ई इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन अटैकिंग रीजेंट अटैक ऑन द कार्बन व्हिच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। तो आपने देखा रीजेंट ने कहां अटैक किया, उस एटम पे अटैक किया व्हिच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस ई इफेक्ट है। अब सोचो अगर ये आपके रीजेंट प्रेजेंट ना होते तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होता, नहीं होता। तो रीजेंट की प्रेजेंस में होता है, अगर रीजेंट एब्सेंट है तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट ऑपरेट ऑन मल्टीपल बॉन्ड, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में क्या बोला था भाई, क्या हमने पढ़ा था, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये भी सही है, पाई इलेक्ट्रॉन पे ही होगा। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स एन अटैकिंग रीजेंट, ये मैं पहले से ही बोल रहा हूं। तो इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आंसर इज 1, आंसर इज 1। तो ये इजी क्वेश्चन है या मीडियम है या टफ है, ये आपका इजी क्वेश्चन है, भले ही स्टेटमेंट वाला है लेकिन बहुत आसान है, डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है, ठीक। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये कार्बन है और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक, ऐसे ये इस प्लेन में है, ठीक, कार्बन और इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बगल में एक और कार्बन है और ये कार्बन है sp3, क्या है sp3, और इसके पास एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। तो अब देखो जो sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन पे क्या होगा, 4 बॉन्ड बनेंगे, एक तो ये बन गया, ठीक, एक ऐसे चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आएगा। तो एक इस लाइन में आएगा, किस लाइन में, बॉन्ड वाली लाइन में। जैसे ये बॉन्ड, अच्छा इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो आप आराम से, इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक। तो जो ये वेज जो है ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और डैश जो है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और ये जो दोनों सिंपल लाइन आपने बनाई है वो इन प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं ये जो है आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये आपके कहां पे है, ये इन प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो ये दोनों सेम प्लेन में आ गए। तो होता क्या है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या करेगा, इस ग्रीब की छुट्टी कर देगा, और यहां पे इसका सिग्मा बॉन्ड जो है ये इसको एज ए पाई बॉन्ड इसके साथ शेयर कर लेगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में आ रहे हैं, ऐसा इसलिए हो पा रहा है, ठीक। और यहां पे पता क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये दोनों दोस्त ये ऐसे पाई बॉन्ड बना लेंगे और ये H+ यहां पे पड़ा रहेगा, ठीक। दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसके बीच में हुआ, सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच में। तो आंसर बताओ क्या आया, 2 आया कि नहीं आया, आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, क्लास में मैंने समझाया हुआ है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर देंगे। लेकिन फिर से मैंने देखो बिल्कुल ऑर्बिटल डायग्राम बना के आपको समझाया है, यही बेनिफिट है केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखने का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
मिनिमम माइनस आई इफेक्ट। देखो सबसे ज्यादा माइनस आई तो होता है NO2 का, माइनस आई की अगर बात करो। वैसे तो इसके अलावा वो भी आते हैं आपके, अगर लिखना चाहो सबसे ज्यादा जैसे NF3+ का होता है ना, उससे कम होता है NR3+ का, और उससे कम होता है NS3+ का। ठीक, और यहाँ पे ना ये इसका सोल्वेशन हो जाता है, इसलिए इसका माइनस आई थोड़ा सा कम है, इसका सोल्वेशन नहीं हो पाता ड्यू टू बल्कि R ग्रुप, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहता है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट NO2, क्योंकि अब डिटेल में जाएंगे तो आधा घंटा सोल्वेशन इफेक्ट पे लग जाएगा। क्या मतलब है वो मैं आपको लेक्चर में समझा कर रखा हूं, तो जिसको याद नहीं है तो एक बार लेक्चर देख के वहां से रिवाइज करना, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी बता देता हूं। भाई मेन पॉइंट यही है कि टेस्ट सीरीज का मतलब आपका रिवीजन कराना। अब 10 लेक्चर का GOC1 का टॉपिक मैं आपको 1.5 घंटे में रिवाइज भी कराना चाहता हूं, 45 क्वेश्चन भी सोल्व कराना चाहता हूं, तो हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, तो जितना जरूरत है उतना डिटेल में मैं जरूर जाऊंगा। फिर आएगा NO2 के बाद साइनाइड, फिर आपका आप खुद रिवाइज करो साथ के साथ, CHO आया था, फिर COR आया था, और फिर ये COOH आया था, इस टाइप से आ जाएगा ना। ठीक, और फिर इसके बाद CONH2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे करते करते फिर हेलोजेंस आ जाएंगे आपके। हेलोजेंस के बाद, हेलोजेंस में सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। फिर कौन आएगा, फिर आपका OR आ जाएगा, फिर OH आ जाएगा। ठीक, और फिर NH3 आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, है ना। NH2 से ज्यादा कार्बन sp भी होता है, बस NH2 तक, चलो कार्बन sp लिख लो, कार्बन sp का भी ज्यादा होता है, NH2 पीछे चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब बताओ सबसे ज्यादा NO2 का, उससे कम नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा NR3+ का, उससे कम NO2 का, उससे कम COOH का, सबसे कम फ्लोरीन का। तो ये माइनस आई का ऑर्डर आ गया, पूरा रिवाइज करा दिया क्वेश्चन के थ्रू। आंसर 3, ये भी इजी क्वेश्चन है, 9th हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहां होगा जहां पे पाई बॉन्ड्स है, तो पाई बॉन्ड वाला शो करेगा। चेक करो किस में है, एल्कीन में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, और कीटोन में भी होता है, ये तीनों तो शो करेंगे। ईथर नहीं करेगा क्योंकि ईथर में पाई बॉन्ड होता नहीं। आंसर 2, वेरी इजी क्वेश्चन, ये पहले अटेम्प्ट के पहले सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ और डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस। इसमें देखो यहाँ पे ना ये प्लस चार्ज, इसके बगल में 3 और 3 6 अल्फा H, ये 6 अल्फा H, यहाँ पे 3 अल्फा H, और साथ में देखो रेजोनेंस भी है, प्लस M भी है, किसका, ऑक्सीजन के लोन पेयर का। और यहाँ पे क्या है, 3 और 2 5 अल्फा H, और ये माइनस आई भी है। ठीक, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, सेकंड वाला, उससे कम फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें प्लस आई और अल्फा H ही है बस, है ना। 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसमें ना हाइपर कॉन्जुगेशन तो लेकिन साथ में माइनस आई भी है, तो थर्ड वाला सबसे पीछे चला जाएगा। तो 2 1 3 है कोई ऑप्शन, आंसर 1, ये भी पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज। देखो हर जगह देखो सबसे पहले ये चेक किया करो, मैं आपको एक फैक्टर बताता हूं, चाहे आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक करनी है या कार्बा एनायन चेक करनी है, या अदर कोई एनायन दे रखा है, तो हमेशा जिसका साइज बड़ा है ना उस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो जिसका साइज सबसे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, और चेक करने का भी ऑर्डर यही होता है। अगर इफेक्टिवनेस देखेंगे आप, इफेक्टिवनेस जो होती है वो इनऑर्गेनिक फैक्टर सबसे मेजर होते हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ऑर्गेनिक फैक्टर से। ठीक, और इनऑर्गेनिक फैक्टर में 2 फैक्टर हम पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है साइज, और दूसरा नंबर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक, फिर तीसरा ऑर्गेनिक फैक्टर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्टली इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ऑर्डर फॉलो किया करो। ठीक, अब जैसे यहां पे कैटायन दे दिया आपको, साइज से कर सकते हैं क्या, नहीं, सारे कार्बोकेटायन है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हैं क्या, जितने भी कार्बोकेटायन मिल रहे सारे sp2 है, उससे भी नहीं कर सकते। फिर आओ ऑर्गेनिक फैक्टर पे, क्या कोई एरोमेटिक कार्बोकेटायन है क्या, नहीं। फिर रेजोनेंस पे आओ, कोई रेजोनेंस शो कर रहा है क्या, हाँ ये रेजोनेंस शो कर रहा है। कोई और रेजोनेंस शो कर रहा हो, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये भी नहीं कर रहा। तो इसने पूछा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा, तो यही हो जाएगा ना थर्ड वाला, रेजोनेंस भी और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है।
इसमें आप बोलोगे कि सिर्फ 3 अल्फा एच है, इसमें सिर्फ 1 अल्फा एच और ये माइनस आई है, इसमें 4 अल्फा एच है और साथ में माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड वाला, उससे कम 4 वाला, और उससे कम हो जाएगा आपका, वैसे जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर तो आपका 3 आ ही गया, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे और कोई बताना है तो ऐसे बता सकते हो, रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर देखो माइनस आई का डिस्टेंस सब में सेम है, 1 2 तीसरे कार्बन पे, 1 2 तीसरे कार्बन पे, 1 2 तीसरे कार्बन पे, माइनस आई लगा है पाई बॉन्ड का। फिर अल्फा एच, माइनस आई से सोल्व होगा भी नहीं वैसे भी, तो इसमें देखो इसमें 3 अल्फा एच है और इसमें ये 1 ही अल्फा एच है यहाँ पे, और इसमें 2 और 2 4 अल्फा एच, तो 4 अल्फा एच वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 3 अल्फा एच और उससे कम 1 अल्फा एच, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच काउंट करते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्टेन इज द मोस्ट स्टेबल। भाई फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये sp2 कार्बोक्टेन है, ये भी sp कार्बोक्टेन, और ये तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बोक्टेन बन रहा है, और ये फिनाइल कार्बोक्टेन है। ठीक, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो होगा फर्स्ट वाला, फिर कार्बन sp वाला सबसे कम स्टेबल होगा, और इन दोनों में फिनाइल केटायन कम स्टेबल होता है, तो फोर्थ वाला पीछे रह जाएगा सेकंड वाले से, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। इसने मोस्ट स्टेबल पूछा है, आंसर 1, ये भी इजी कैटेगरी में जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कार्बन है अमंग द फॉलोइंग, फिर वही फैक्टर लगाओ, कभी भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, सबसे पहला साइज, साइज देखो सारे ही कार्बन पे बन रहे हैं, तो साइज से सोल्व नहीं हो पाएगा। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, अरे जब कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ठीक, फिर एरोमेटिक, कोई एरोमेटिसिटी में तो इन्वॉल्व नहीं है नेगेटिव चार्ज, नहीं। फिर रेजोनेंस चेक करो, अब रेजोनेंस में माइनस एम एनायन को स्टेबलाइज करता है, प्लस एम डिस्टेबलाइज करता है, तो देखो कैसे, यहां पे तो कुछ रेजोनेंस है नहीं, यहां पे रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस तो है, लेकिन देखो यहां माइनस एम, यहां कुछ नहीं, और ये प्लस एम है रेजोनेंस में, तो डिस्टेबलाइज करेगा, और ये आपका सिंपल, इसके ये माइनस आई लगा है। ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप माइनस आई का काम करेगा, तो सबसे स्टेबल कौन हुआ, फोर्थ वाला, उससे कम स्टेबल सेकंड वाला, उससे कम स्टेबल फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला सबसे पीछे जाएगा क्योंकि इसका प्लस एम रेजोनेंस से उसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसने मोस्ट स्टेबल पूछा था, आंसर इज 4। ये भी इजी क्वेश्चन है, या मीडियम बोल सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट का सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बना सकते हो अगर थोड़ा सोचना पड़े ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, भाई बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो सबसे पहला फैक्टर चेक क्या करो, साइज, जिसका साइज बड़ा उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में सभी में नेगेटिव चार्ज -1 है, लेकिन I का साइज सबसे बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो अब इनमें साइज से तो नहीं हो पाया क्योंकि सारे, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाएगी, और टेंडेंसी अगर घट जाएगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अब यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फर्स्ट और फोर्थ ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे, ये तो कम बेसिक हो जाएंगे, तो सेकंड और थर्ड सारे एक ही पीरियड के हैं, तो सेकंड और थर्ड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, सेकंड वाला, उससे कम थर्ड वाला, और फर्स्ट और फोर्थ पीछे जाएंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करो, यहां भी रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस, यहां पे नॉर्मल रेजोनेंस है जबकि यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो जहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और घट जाएगी, तो फर्स्ट वाला पीछे चला जाएगा, फोर्थ वाले की बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अब चेक करो 2 3 4 1, आंसर इज 3। गुड क्वेश्चन, इजी ही है, मीडियम, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का मान लो, है ना, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का। ठीक, नेक्स्ट, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग इज, भाई आपको sp2 सिग्मा बॉन्ड बताने कितने हैं, ये कंपाउंड बना रखा है इसने। अब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन लिखो, ये sp2, ये भी sp2, ये sp2,
ये sp2, ये sp3, ये sp3, ये sp2, ये भी sp2। अब एक बात बताओ, क्या ये सिग्मा बॉन्ड sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच बना होगा? बिल्कुल। ये भी और ये भी सिग्मा बॉन्ड क्या है, दो sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बना है, और ये सिग्मा भी। तो बस ये 4 सिग्मा ऐसे है जो sp2 sp2 में बन रहे हैं। बाकी देखो ये sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 और ये sp3 sp3 के बीच में है। तो 4 या आंसर इज 4। ऑप्शन 4 नहीं, आंसर 4, यानी ऑप्शन 3 इज द आंसर। कैसा क्वेश्चन है, इजी या मीडियम? इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इतने आसान क्वेश्चन को पेपर में ध्यान से करना होता ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, among the following alkanes 1 butene cis 2 butene trans 2 butene decreasing order of stability। देखो भाई, जब भी आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन की बात करो, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है कोई अगर एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक नहीं है तो कॉन्जुगेटेड, यानी जो रेजोनेंस में है, और कॉन्जुगेटेड नहीं है तो नॉन कॉन्जुगेटेड। और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो होती है ना, उनका एक तरीका होता है। देखो, उनकी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच, क्योंकि जितना अल्फा एच ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा। इफ अल्फा एच इज सेम, अल्फा एच इज सेम, देन अनसिमेट्रिक, देन unsymmetric alkene is more stable than symmetric alkene। ठीक, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। और अगर दोनों इफ बोथ आर अनसिमेट्रिक, इफ सिमेट्रिक है सारी एल्कीन दे रखी है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है किससे? सिस से। कर लोगे ऐसे? अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। 1 ब्यूटीन दे दिया उसने, दूसरा क्या दे रखा है? ये 1 ब्यूटीन, दूसरा है सिस 2 ब्यूटीन, और तीसरा है ट्रांस 2 ब्यूटीन। देखो, ये 1, ये 2, ये 3, इसमें 2 अल्फा एच और इसमें 6 अल्फा एच, इसमें भी 6 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगी? 6 अल्फा एच वाली। अब ये दोनों है, सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस वाली। तो थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा और फर्स्ट वाली पीछे चली गई। आंसर कौन सा आया? फर्स्ट। आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी पूरा आपको रिवाइज करा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया था न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन चार्ज स्ट्रक्चर से, और चार्ज वाले में कंप्लीट ऑक्टेट वाला इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से होता है। और इनकम्प्लीट या कंप्लीट ऑक्टेट वालों में ये देखते हैं, कंपैरिजन अगर करना पड़ जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज। और उससे भी ना हो पाए तो हम देखते हैं अगर अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अगर अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है, और सेम चार्ज में डिस्टेंस बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। याद है? अब इनमें देखो कोई भी न्यूट्रल नहीं है। ठीक, तो इसने पूछा लीस्ट स्टेबल। ठीक, तो सबसे पहले अब देखो कंप्लीट ऑक्टेट वाला कौन सा है? इसका यहाँ पे कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे भी कार्बन का इनकम्प्लीट, यहाँ पे भी कार्बन का इनकम्प्लीट, यहाँ पे भी कार्बन का इनकम्प्लीट, ये तो सारे इनकम्प्लीट वाले हैं। अब देखो नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ये ऑक्सीजन। अच्छा, इनमें तो चार्ज भी वैसा ही आ गया सब पे। अब देखो कि सब में चार्ज भी आ रहा है यार। ठीक, और चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और एक आध जगह कार्बन में भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक, इससे भी नहीं हो पाया। ठीक, अब देखो आप डिस्टेंस, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनमें डिस्टेंस कम है। ठीक, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम में डिस्टेंस ज्यादा है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव इसमें भी डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन यहां पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या है? सेम चार्ज में डिस्टेंस सबसे कम है, और सेम चार्ज में डिस्टेंस सबसे कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, और ये कहलाएगा आपका मीडियम सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन, क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं। ठीक, समझे या नहीं समझे? कर लेंगे भैया ऐसे। ये 18th क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखूं भी क्या? यहां पे सेम चार्ज जो है, सेम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, उनमें डिस्टेंस क्या है? घटा, जिसके कारण स्टेबिलिटी घट गई।
ठीक। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, असर्शन रीजन है टर्सरी कार्बोकेटाइन आर जनरली फॉर्म्ड मोर इजिली देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए यहां पे हम बात करें, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, बोल रहा है कि ये इजिली बनेगा टर्सरी, बिल्कुल इजिली बनेगा। रीजन क्या है कि इसके पास भाई एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, एच इफेक्ट भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा है। भाई यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप का 3 मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट है, 3 मिथाइल ग्रुप का, और 9 आपके अल्फा एच हो गए, और यहाँ पे ये प्लस आई एक ही है और अल्फा एच भी 3 ही है। ठीक, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल सही है। रीजन लिख रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू एडिशनल एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज टर्सरी कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगा 3 एल्काइल ग्रुप के कारण, और इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबल है। तो अगर रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, है ना, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। आंसर कौन सा है? पहला आ जाएगा, आंसर इज फर्स्ट। बाकी ये इजी क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये शानदार क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। मुझे लगता है नीट 2026 में थोड़े से इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं ना, वो डायरेक्ट ही आए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कैटायन की, एनायन की, फ्री रेडिकल की। ठीक, लेकिन इसने पता क्या किया, इसने स्ट्रक्चर ऑफ रेडिकल लिख दिया कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में वो बोल रहा कि रैंक क्या आएगी इनकी स्टेबिलिटी की। यानी सीधा अगर ऑर्डर लिखना ना वो आसान है, अब मैच द कॉलम करना है। पहले तो आप ऑर्डर लिखोगे खुद। देखो ये फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये टर्सरी, इसमें रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, तो रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। तो रेजोनेंस वाले में दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब इसमें देखो रेजोनेंस के साथ साथ एक ही अल्फा एच है, 1 अल्फा एच, इसमें रेजोनेंस के साथ साथ 4 अल्फा एच है, तो डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक, डी वाले की रैंक 1 आनी चाहिए। फिर उससे कम स्टेबल कौन होगा? ठीक, उससे कम स्टेबल कौन होगा? उससे कम स्टेबल होगा सी। ठीक, अब इन दोनों में देखो ये टर्सरी और ये सेकेंडरी, तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा, बी और फिर ए। तो इसकी रैंक 1, इसकी रैंक, सी की रैंक 2, बी की 3 और डी की 4। अब आप मैच करो कि वो कौन से मैच द कॉलम में कहां है। ये है डी मैच करेगा एस से, एस में ना फर्स्ट रैंक, और सेकंड रैंक कहां है? पी में, और थर्ड रैंक है आर में, और फोर्थ रैंक है क्यू में। तो डी से एस, डी सॉरी डी का एस नहीं, अरे यार ये तो गजब हो गया भाई। हाँ ठीक है वैसे तो। अब आप ऐसे करोगे, ए का मैच किया क्यू, ए से क्यू, बी से आर, सी से पी और डी से एस, ये मैच कराओगे। अब आप चेक करो कैसे करना है। ए का क्यू, बी का आर, सी का पी और डी का एस। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ना खींच दिया मीटर उसमें। चलो भाई थोड़ा सीधा ऑर्डर पहले लिखो स्टेबिलिटी का, और फिर रैंक मैं आगे पीछे कर देता हूं। ठीक, बस ये कंफ्यूजन करने की कोशिश की है और कुछ नहीं है। ठीक, कर लेंगे भाई ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लोएस्ट पीके वैल्यू? आपको पता है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी के वैल्यू ज्यादा होती है, बट पीके वैल्यू कम होती है। चेक करते हैं। ये भाई इथेनॉल है, ये लिख देते हैं लो, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और 2,2 ट्राइफ्लोरो इथेनॉल, है ना, 2,2,2, ये लो भाई, और ये 2 क्लोरो इथेनॉल है, ये है, ये 1, 2, 3, 4। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। सेकंड की सबसे कम होगी क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, 2-2 प्लस आई ग्रुप लगे, फर्स्ट की थोड़ी ज्यादा हो। इन दोनों में यहाँ 3-3 माइनस आई लगे, वहां सिर्फ 1 लगा। और माइनस आई में भी ध्यान रखना, पहले डिस्टेंस चेक करते हैं, पहले डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। तो डिस्टेंस देखो 1 सेकंड कार्बन पे लगा, 1, 2 सेकंड कार्बन पे लगा, डिस्टेंस के बाद नंबर, यहाँ 3-3 माइनस आई लगे हैं, यहाँ सिर्फ 1 माइनस आई है, तो थर्ड की ज्यादा होगी इससे फोर्थ से। पीके वैल्यू का ऑर्डर बताओ, उल्टा हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे कम पीके वैल्यू है थर्ड की, आंसर इज 3, और ये आपका इजी क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, पिछला क्वेश्चन जो है ये मीडियम या टफ में रख सकते हो। ठीक, इसको सेकंड या थर्ड राउंड में, बाकी इसका बता दिया मैंने, बाकी सबका बताते आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
22nd द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर। ये दे रखा भाई 4 मिथाइल फिनोल, फिनोल दे रखा है, प्रोपेनोनोल दे रखा है, 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल दे रखा है और 3 नाइट्रोफिनोल दे रखा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। सबसे ज्यादा वो आपको पता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल की हो जाएगी। ठीक, पिक्रिक एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर उसने एक और दे रखा ना 3,5 वाला कौन सा हो जाएगा? जैसे ये फिनोल 1 2 3 4 5, तो ये NO2 और ये NO2 और वो 3 वाला भी मेटा भी लग रहा है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। और बाकी इसने क्या रखा है? 4 मिथाइल फिनोल है, फिनोल है और प्रोपेनोल है, तो फिनोल की कम हो जाएगी और फिनोल से कम हो जाएगी 3 मिथाइल फिनोल की। 3 मिथाइल है ना, क्योंकि मिथाइल प्लस आया काम करेगा। और सबसे कम हो जाएगी आपकी प्रोपेन 1 ओल की। प्रोपेन नहीं, 3 नहीं 4 दे रखा उसने, ये प्लस आया काम करेगा और प्रोपेन 1 ओल की सबसे कम हो जाएगी। अब चेक करो, 4 मिथाइल फिनोल, फिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल, एक ही ऑप्शन से हो जाएगा। प्रोपेन 1 ओल, 4 मिथाइल फिनोल, फिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, एक ही ऑप्शन से हो गया बस प्रोपेन 1 ओल से। वैसे देखा जाए तो आंसर इज 4। ठीक, आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है, इजी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए हो सकता है कि आपको पेपर में जब स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ता है तो थोड़ा सा केयरिंग के साथ करते हैं, तो इसलिए आप इसको सेकंड अटेम्प्ट तक भी लेके जा सकते हैं। पहले अटेम्प्ट में रिस्क नहीं लेना है, चाहे 45 में से अपने से 15 क्वेश्चन हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, है ना। ये नहीं कि पहले अटेम्प्ट में 40 ही करने हैं, फिर तीसरे अटेम्प्ट में क्या करोगे? पहले अटेम्प्ट में ही 40 करोगे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd। What will be the correct decreasing order of acidic strength of the hydroxy benzoic acid? ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। इस पे डॉक्टर और अपना नेम लिख लेना है, आ सकता है नीट 2026 में आ सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो होगा ना वो आएगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब कुछ बच्चे पता क्या बोलेंगे इसको, सर इसमें ऑर्थो इफेक्ट है। नहीं भाई, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से नहीं है, इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया होगा, कोचिंग वालों ने आपको ऑर्थो इफेक्ट अगर पढ़ाया है, आपने कहीं पढ़ा है, लेकिन मैं तो क्लास में बताया था आपको कि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें ना OH का ऑर्थो इफेक्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि OH तो छोटा ग्रुप है। ऑर्थो इफेक्ट तो तब लगता है ना जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोर्शन में बल्कि ग्रुप आए, जैसे मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, है ना, NO2 आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, इस टाइप के। ठीक, CHO आ जाए। ठीक, तो बेंजोइक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की सबसे ज्यादा। फिर क्या क्या था? बेंजोइक एसिड। अच्छा, बेंजोइक एसिड से ज्यादा मेटा वाले की हो जाएगी, क्योंकि मेटा पे है ना जो OH है वो माइनस आई काम करेगा, और माइनस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। फिर उससे कम बेंजोइक एसिड की और सबसे कम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की। उसका रीजन ये है कि क्योंकि पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, वो पैरा पोजीशन पे वो प्लस M का काम करता है। समझे या नहीं समझे? ठीक, तो जनरली आप ये बोलोगे ऑर्थो पे जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ड्यू टू क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन के, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, उसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका एनायन स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जनरली लोग इसको ना उससे पढ़ाते रहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट से, लेकिन मैं कहता हूं कि ऑर्थो इफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं, उससे जाने की क्या जरूरत है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम उनसे करें ना, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में भी तो करते हो आप। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है पैरा नाइट्रोफिनोल से ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वहां पे H+ निकल नहीं पाता। अब यहाँ पे ज्यादा क्यों हुई ऑर्थो आइसोमर की बेंजोइक एसिड के केस में? क्योंकि यहाँ पे H+ निकलने के बाद ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो जब अपने को इनऑर्गेनिक आती तो हम क्यों फालतू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, SI पे इफेक्ट को रटे? उनको रटने की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक, तो देखो क्या हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आंसर इज 2। और ये आपका हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन? ये मीडियम सेकंड लेवल में ले जाओ इसको, है ना, थोड़ा सोचने वाला था। ठीक, कुछ भूल लग सकती है क्योंकि याद करना पड़ेगा ना भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। ये
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाली में नीचे पी के वैल्यू भी दे रखी है, तो हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज पूछ ले। क्या है, 3 बेंजोइक एसिड है, एक तो पहला तो सिर्फ बेंजोइक एसिड है, सेकंड में पहला पे OCH3 ग्रुप लगा है प्लस M है, और थर्ड में NO2 माइनस M लगा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, थर्ड वाले की होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, उससे कम फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसने पूछा है 3, 1, 2। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछेगा, क्या करेगा, लिस्ट 1 में आपके तीनों मॉलिक्यूल दे देगा, या इनके ना IUPAC नेम लिख देगा, या इनका सिंपल नेम लिख देगा, ठीक, कोई भी कॉमन नेम टाइप, और लिस्ट 2 में क्या करेगा भाई, इनकी पीके वैल्यू दे देगा, है ना। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी आएगा, इतना आसान नहीं आएगा जितना सीधा मैंने पूछ लिया, ठीक। तो आंसर 3 ये इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक। एग्जाम में आए तो कर लेना, इस पे लिखना डॉक्टर अपना नेम, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आ सकता है, मैंने क्लास में भी करवाया है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच ऑफ द फर्स्ट एसिड इज मोर एसिडिक देन द सेकंड। देखो इसमें तो CH3 लगा है, इसमें कार्बन के ना फ्लोरीन लगा -I, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक, सेकंड वाले की। इसमें क्या है, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा, इसमें फ्लोरीन लगा, तो फ्लोरीन की -I ज्यादा, तो ये फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट इसमें देखो थर्ड में क्या है, इसमें 3 पे क्या लगा है, फ्लोरो लगा है, इसमें नहीं 1, 2, 3 फोर्थ कार्बन पे लगा है, इसमें 1, 2, 3 पे लगा, तो जहां पे डिस्टेंस कम होगा -I वहां ज्यादा, तो उसकी सेकंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और इसमें तो सीधी सी बात है भाई, फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। तो 2 और 4 में फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आंसर 2 आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, आजकल इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अगर पूछे जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना। देखो मैं एक काम करता हूं, आपको बेसिक स्ट्रेंथ का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा करा देता हूं, ठीक। आपकी एनसीईआरटी में बेसिक स्ट्रेंथ दे रखी है अमाइंस में, वो पूरा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखो हर साल नीट एग्जाम में बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे डायरेक्टली पूछा जाए या इनडायरेक्टली पूछा जाए, और क्वेश्चन आपका आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन से। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। अगर सिर्फ आपने ये पढ़ लिया, हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। और मैंने आपको बोला भी है केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, और इन्हीं रिवीजन के थ्रू आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पूछा जाए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, देखो सबसे पहले बात की जाती है गैसियस मीडियम में। गैसियस मीडियम में सीधा आप ये देखते हो कि भाई आपको ये तो पता है ना, ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमीन है, ठीक, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये आपका टर्सरी अमीन है। ये तो हम सब जानते हैं, ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो गैसियस मीडियम में कुछ नहीं देखना, जहां पे ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगे हैं उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, थर्ड की, सेकंड की, उससे कम फर्स्ट की, और सबसे कम अमोनिया की, ठीक है। फिर इसके बाद एक्वस मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा नहीं आता। अगर यहां पे R आपका मिथाइल ग्रुप है तो ये ऑर्डर आएगा सेकेंडरी की ज्यादा, उससे कम प्राइमरी की, उससे कम टर्सरी की, और उससे कम अमोनिया की। और R अगर आपका इथाइल ग्रुप है उस केस में ऑर्डर आता है सेकेंडरी की सबसे ज्यादा, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम अमोनिया। समझ आया? पहले गैसियस मीडियम का, फिर एक्वस मीडियम का। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम में। वो 3 फैक्टर बस नेम ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे पहला है आपका इंडक्टिव फैक्ट, दूसरा है आपका सोल्वेशन, और तीसरा है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं? देखो ये तो भाई मैं आपको ना ड्रीम बैच के लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, एक एक चीज अच्छे से समझाया था। रिवाइज वहां से करना, नहीं तो आधा घंटा इसी क्वेश्चन में लग जाएगा। मैंने बोला मैं वो चीजें रिवाइज कराऊंगा जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हो तो ड्रीम बैच से सीखो, ठीक। या डिटेल में आपके जो ये
कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स है, इसमें मैंने लिखवा रखा है, अमेजन से ऑर्डर करके इनमें चेक कर लो। ठीक, अब देखो, अब यहां पे अगर हम बात करें, ये हो गया ऑर्डर। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, जो अराइल अमाइंस होते हैं ना, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है किससे? अल्काइल अमाइन से। तो अराइल अमाइंस की ArNH2 लिख देता हूं, इनकी कम होती है RNH2 से, और इनसे भी कम होती है जो एरोमेटिक अमाइंस है। कौन से? एरोमेटिक। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं, एरोमेटिक में आप लिखोगे, बस ऐसे लिख लो, एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक वाले की तो सबसे कम होगी, आगे एग्जांपल भी आ जाएंगे। और रेजोनेंस वाला जो सिंपल अराइल अमाइन है उसकी ज्यादा, और सबसे कम ज्यादा होती है RNH2 की। ठीक, समझे या नहीं समझे? और इसमें भी आप है ना एक ऑर्डर ऐसा लिख लो भाई, यहां पे अब अमोनिया की भी ज्यादा होती है अराइल अमाइन से, और अमोनिया से ज्यादा होती है बेंजाइल अमाइन की। ये बेंजाइल अमाइन, कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं, जो बेंजाइल अमाइन है ना, तो वहां बेंजाइल अमाइन में क्या होगा, ये माइनस आया काम करेगा और वो अमोनिया से पीछे चला जाएगा। ये ध्यान देना, इसलिए लिखवा है। और इससे भी ज्यादा होती है RNH2 की। कोई भी अल्काइल अमाइन आ गया, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, कोई भी अमाइन, ये ऑर्डर होता है। कर लोगे? क्योंकि हम जानते हैं लोकलाइज लोन पेयर जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी डिलोकलाइज से। ठीक, और अराइल अमाइन में एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी अराइल अमाइन है, जैसे बेंजीन से NH2 अगर जुड़ा है, तो अराइल अमाइन भी तो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं, तो इनमें कोई फैक्टर काम नहीं करता। इसमें टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। बस ये जो मैंने यहां पे आपको लिखवा दिया ना, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक, कर दोगे ऐसे? अब देखो वापिस से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस को 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। कैसे भाई? आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन गैसियस मीडियम में डायरेक्ट ऑर्डर आता है, टर्सरी की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया की होती है। एक्वस मीडियम में अगर बात करें, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है तो 2 डिग्री की ज्यादा, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी, सबसे कम अमोनिया। और इथाइल ग्रुप अगर है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया। तो मैं कैसे याद रखता हूं? मैं ऐसे याद रख लेता हूं, अमोनिया पीछे है और सेकेंडरी दोनों केस में एक्वस मीडियम में आगे है। तो ऐसे याद कर लो, अगर मिथाइल है तो छोटे ग्रुप है, छोटे ग्रुप के साथ छोटा नंबर 213, और इथाइल बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप के साथ बड़ा नंबर 231, बाकी अमोनिया पीछे आ जाएगा। कौन से फैक्टर है जो एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन को अफेक्ट करते हैं? 3 फैक्टर है, इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, या स्टेरिक हिंड्रेंस बोल दो। ठीक, ये हो जाएगा याद। फिर इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, अगर आपको अल्काइल अमाइन और अराइल अमाइन की बात की जाए, अराइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ अल्काइल अमाइन से कम होती है, अल्काइल अमाइन से कम होती है, ये आपको पता है। और कहीं पे अगर आपका अमाइन ऐसा आता है जिसमें एरोमेटिसिटी है, तो एरोमेटिक अमाइन, उसका तो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। तो एरोमेटिक सबसे पीछे, उससे आगे अराइल अमाइन, उससे ज्यादा अमोनिया, और ये ध्यान रखना अमोनिया से ज्यादा होती है बेंजाइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, कुछ बच्चे इसको पीछे लिख देते हैं अमोनिया से, लेकिन एनसीईआरटी में है, चेक कर लेना। और सबसे ज्यादा होता है अल्काइल अमाइंस की। अल्काइल अमाइन की अगर मीडियम में चेक करना है, यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखने वाला ये है, जो अराइल अमाइंस होते हैं, जो रेजोनेंस में जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का, उनमें कभी भी ये वाले फैक्टर एक्वस मीडियम वगैरह फैक्टर इफेक्ट नहीं करता। सीधा टर्सरी की बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी से ज्यादा होगी, सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा होगी। ये जो मैंने इस पेज पे लिखा है, इससे बाहर क्वेश्चन ना तो आज तक एग्जाम में आया है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पे, ना कभी आएगा। तो आपको भी एक बार ये वीडियो पॉज करके नोट करना चाहिए, और उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई करना चाहिए। देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब मीडियम नहीं दिया, जब मीडियम नहीं दिया कौन सा मानते हैं? एक्वस मानते हैं। तो यहां पे देखो मिथाइल अमाइन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, और ये कैसा है? ये आपका ये बेंजाइल अमाइन है। तो बेंजाइल अमाइन तो वैसे ही पीछे चला गया ना अल्काइल अमाइन से, और इनमें ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? सेकेंडरी की सबसे ज्यादा। सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अमाइन कौन सा है? 2 में दे रखा उसने। ठीक, उससे कम किसकी होगी? उससे कम प्राइमरी की, फर्स्ट की, उससे कम टर्सरी यानी थर्ड की, और सबसे कम हो जाएगी आपकी फोर्थ की। ये ऑर्डर आ जाएगा 2 1 3 4, आंसर 2। और ये क्वेश्चन आपका इजी है, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। कर देंगे नहीं कर देंगे? वीडियो पॉज करो और ये शॉर्ट नोट्स में लिख लो कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन से जब भी क्वेश्चन आएगा इसी पेज से आएगा। बस ये आपको समझ आना चाहिए, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
ध्यान क्या रखना है, एक तो ये ध्यान रखना अमोनिया से ज्यादा होती है बेंजाइल अमाइन की, और एक ध्यान ये रखना एरोमेटिक अमाइन में आप कोई भी इफेक्ट नहीं लगाते, टर्सरी अमाइन की ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। लिख लो जल्दी से। ठीक है भाई, कर लिया नोट। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ मैंने पूरा आपको रिवाइज करा दिया। ये क्वेश्चन करो, अमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट बेस इज। देखो ये तो वही बेंजाइल अमाइन है, यहां पे फिर आपका बेंजाइल अमाइन जैसा तो है, लेकिन ये सेकेंडरी हो गया बगल में, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, मिथाइल, तो ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। और ये क्या है, ये यहां पे -I ग्रुप लगा है, स्ट्रॉन्ग -I, NO2। और इसमें देखो, इसमें तो और ज्यादा खतरनाक काम हो गया, यहां पे डायरेक्ट -M ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो सबसे कम बेसिक यही हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ना ऐसे। अब जैसे इन तीन ऊपर वालों में भी देखना हो ना आपको, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। देखो ये NO2 स्ट्रॉन्ग -I है, फिनाइल ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग -I नहीं है, ठीक, तो NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I है, तो फोर्थ तो सबसे कम बेसिक, थर्ड उससे ज्यादा, और फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से ज्यादा। अब फर्स्ट और सेकंड में सेकेंडरी वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा, 2 वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑर्डर भी आपसे पूछा जाए, पी के भी वैल्यू का ऑर्डर पूछो, उल्टा कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख सकते हो डॉक्टर और अपना नेम, ये लिख सकते हो नीट 2026 में इस पैटर्न क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले आप ये देखो, यहां पे लोन पेयर जो है रेजोनेंस में यानी डीलोकलाइज है, यहां पे रेजोनेंस लोन पेयर लोकलाइज है यानी रेजोनेंस में नहीं है, पिरिडिन में भी लोकलाइज्ड है, और ये जो है पायरोल, इसमें तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, आपका लोन पेयर डीलोकलाइज है, ठीक, यहां भी डीलोकलाइज है, यहां पे लोकलाइज है। तो हमेशा लोकलाइज लोन पेयर जो होता है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो 2 और 3 में किसकी ज्यादा होगी, 2 और सॉरी चारों में किसकी ज्यादा होगी, 2 और 3 की ज्यादा होगी, क्योंकि 2 और 3 में दोनों में लोकलाइज लोन पेयर है। अब 2 और 3 में ये sp3 है और ये sp2 है, तो sp3 की बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो 2 वाला ज्यादा बेसिक हो गया थर्ड से, ठीक, उससे कम। अब इन दोनों में यहां तो ओनली रेजोनेंस है, लेकिन यहां तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो एरोमेटिसिटी में जो इन्वॉल्व है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, फर्स्ट वाले की ज्यादा आ जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, और बेसिसिटी का ये ऑर्डर आपसे पूछा है, तो 2 की, फिर उससे कम 3 की, उससे कम 1 की, 4 की, ये आंसर आ जाएगा आपका 3। ये इजी या मीडियम लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, और जरूरी नहीं कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हो सकता है आपको ये लिस्ट 1 में लिख के दे दे सारे, और लिस्ट 2 में उनकी पी के भी वैल्यू लिख दे, तो ऐसे भी मैच द कॉलम करवा जा सकता है, हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस इज। इसमें देखो नाइट्रोजन डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में है, यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजाइल अमाइन में लोकलाइज है, ये फिर से डीलोकलाइज्ड है, और यहां पे भी रेजोनेंस में है, और ये OCH3 मेटा पे -I का काम करेगा। तो अब इन चारों में देखो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जहां पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है यानी सेकंड की। फिर बचे हुए तीनों में हर जगह लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज है तो -I, देखो यहां तो -I लगा, यहां पे सिर्फ दोनों में बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, तो ये बेंजीन का रेजोनेंस तो है ही है, साथ में -I भी लगा है, तो ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा फोर्थ वाला। और इन दोनों में अगर कंपेयर करें, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी, मैंने आपको बताया था जो आपके रेजोनेंस वाले अमाइंस होते हैं यानी अराइल अमाइंस जो होते हैं, उसमें टर्सरी ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होता है प्राइमरी से, तो फर्स्ट पीछे चला जाएगा किससे, थर्ड से। तो 2 3 1 4 ये ऐसा ऑप्शन है कहीं, 2 3 1 4, आंसर इज 2। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक, इजी या मीडियम फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक आप इसको लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये है भाई शानदार क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल मैं केमिस्ट्री के केयर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में पूछता हूं, बीट के मेजर में भी पूछता हूं, हर साल बोलता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो आया भी है एक बार, फिर रिपीट हो सकता है, आगे भी बार बार आ सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, पहले में इथाइलमाइन, डाइथाइलमाइन, ये आपका एनिलिन हो गया, और ये बेंजाइलमाइन,
तो ये तो रेजोनेंस में हो गया, ये तो डीलोकलाइज है ना, रेजोनेंस में होगा। तो सबसे कम बेसिक तो सी वाला हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, सी वाला सबसे कम बेसिक हो गया। उससे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सी से ज्यादा बेसिक कौन होगा? अब सी से ज्यादा बेसिक होगा आपका कौन सा? ये वाला बेंजाइलमाइन डी, और उससे ज्यादा बेसिक होंगे अल्काइलमाइन डायरेक्ट। कौन सा? ये सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होगा, यानी बी ज्यादा बेसिक होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। पी के ए वैल्यू का ऑर्डर बताओ क्या आएगा? सी की सबसे ज्यादा, उससे कम डी की, उससे कम ए की, सबसे कम बी की। तो बी की पी के वैल्यू सबसे कम है, तो पी के वैल्यू सबसे कम कौन सी है? आर की। तो बी मैच कर गया आर के साथ। फिर उससे ज्यादा है ए की, उससे ज्यादा ए की यानी क्यू के साथ मैच कर जाएगा। उससे ज्यादा है डी की, डी मैच कर जाएगा पी के साथ। और सबसे ज्यादा है सी की, वो मैच कर जाएगा एस के साथ। तो ए क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी ये मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन में। आंसर इज 3। इजी बोल दो या मीडियम बोल दो, लगभग सेकंड टाइप का क्वेश्चन तो है ही। बच्चे जल्दबाजी में इसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं मैचिंग करने में, या थोड़ा सा हल्का सा 40-50 सेकंड का क्वेश्चन है ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। होमोलिटिक फिजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। इसमें तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर आप होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, होमोलिसिस करते हैं, होमोलिसिस में तो भाई ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, फ्री रेडिकल बनते हैं यहाँ तो। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल को लीड करेगा। आंसर 3। ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अमंग द गिवन कैटायंस द मोस्ट स्टेबल इज। देखो ये तो मिथाइल कैटायन है, ये प्राइमरी कैटायन है, ये टर्सरी है और ये सेकेंडरी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन तो टर्सरी होगा ना, 2 वाला, उससे कम 4 वाला, उससे कम 1 वाला, और उससे कम 3 वाला यानी प्राइमरी, और सबसे कम मिथाइल कैटायन। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। मोस्ट स्टेबल पूछा है, आंसर 2। वेरी वेरी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। फ्री रेडिकल दे रखे हैं डायरेक्ट आपको, पहला ही आंसर आ जाएगा। देखो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये टर्सरी फ्री रेडिकल, तो सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी और टर्सरी से ज्यादा ये। देखो ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है, ये 2-2 फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ 3-3 फिनाइल ग्रुप है, यहाँ भी रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा जहां पे 3 फिनाइल ग्रुप है वहां रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, उससे कम जहां पे 2 फिनाइल ग्रुप है, और फिर टर्सरी फिर रेडिकल, फिर सेकेंडरी। आंसर 1 आ गया। ये भी इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऐसे एक आधे क्वेश्चन बीच एग्जाम में मिल जाते हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखो क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। देखो भाई बना लो पहले, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, ये हो गया ब्यूट 2 इन। 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल। ठीक है, इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 2 इन। बिल्कुल सही बात है ये तो, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि ब्यूट 2 इन में तो है 6 अल्फा एच और यहाँ है 12 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसी की ज्यादा होगी जिसमें 12 अल्फा एच है। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। अब रीजन पढ़ो, असर्शन तो सही है। 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फ्रॉम फॉर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। नहीं नहीं नहीं, 12 अल्फा एच है तो 12 स्ट्रक्चर लिख सकते हो, और ब्यूट 2 इन के लिए बोल रहा 12। उल्टा कर दिया इसने, है ना, उल्टा कर दिया तो रीजन रॉन्ग हो गया। ठीक, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, आंसर 3। ठीक है, और ये भी आसान ही क्वेश्चन था, इजी है, पहले टाइम का क्वेश्चन है। हाँ, अगर ऐसा लिखता 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन व्हाइल ब्यूट 2 इन हैज 6, तो आंसर रीजन करेक्ट हो जाता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई जो है वो फ्लोरीन का है, उससे कम ऑक्सीजन कंटेनिंग का चाहे OR है या OH है, और उससे कम नाइट्रोजन कंटेनिंग का NR2 है या NH2 है। जैसे पहले में NH2 दे रखा है तो सही है बिल्कुल। अब इसमें देखो नाइट्रोजन आगे आ गया ऑक्सीजन से, ये रॉन्ग हो गया। इसमें उल्टा कर दिया कंप्लीट, और इसमें भी उल्टा कर रखा कंप्लीट, तो आंसर इज 1। ये माइनस आई का ऑर्डर आएगा, आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, ये नीट एग्जाम में आ चुका ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाईएस्ट इनोल कंटेंट पूछा है, तो आप एक काम करो ना, बना के देख लो। जैसे अगर इसमें हम बनाए तो इसमें ये बन सकता है, इधर ये पाई बॉन्ड बन गया और इसमें भी पाई बॉन्ड इधर बना दो, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया।
नेक्स्ट इस वाले में तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, ये इनोल कंटेंट बना ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बन रही है इसमें। ठीक, अब इसमें अगर बनाओगे तो इसमें भी क्या बनेगा, अच्छा बन जाएगा। कैसे, ये OH और ये OH यहां पे ऐसे, ठीक, ये भी बन सकता है, ये भी अच्छा है। और इसमें तो तीनों, यहां पे तीनों बनाओगे ना तो ये एल्कीन बन जाएगा। देखो ये OH, सॉरी एल्कीन नहीं, बेंजीन बन गया, है ना, और बेंजीन बन गया तो एरोमेटिक हो गया। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनोल कंटेंट तो उसी में आएगा ना जिसमें एरोमेटिसिटी आ रही है। आंसर इज 4, 100% इनोल कंटेंट में जाएगा ये। ठीक, 99% से ज्यादा इनोल कंटेंट आ जाएगा, लगभग 100%। ठीक, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट। देखो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है ना। और वहीं आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक है ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये आप जानते हो, ये मैंने आपको क्लास में भी लिखवा है, एनसीईआरटी में भी लाइन है। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव विद इन मॉलिक्यूल हमेशा होते रहते हैं, उनको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब पाई बॉन्ड कंटेनिंग सब्सटेंस किसी रिजेंट के प्रेजेंस में आएगा, तब होगा, अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक, नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन involves overlapping of carbon sp2 H1s bond with empty 2p orbital of the other carbon। रॉन्ग स्टेटमेंट है, छोटी सी गलती कर गया ये, मैंने आपको समझाया भी था स्टार्टिंग में। देखो ये है आपका इथाइल कैटायन ऐसा, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, ये वैकेंट ऑर्बिटल, और यहां पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है ऐसे, और ये H। अब जो डैश पे लाइन है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और वेज पे जो है वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ठीक, और ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड ये बोर्ड के प्लेन में है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये वैकेंट ऑर्बिटल बोर्ड के प्लेन में है। तो अब ये जो कार्बन sp3 है और इसका हाइड्रोजन जो 1s के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये H+ बाहर जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा p ऑर्बिटल के साथ। ऐसे करते हो ना आप, इसको ऐसे दिखाएंगे, ये क्या बन जाएगा, जैसे अब ऐसे दिखाते हो आप, ये बनेगा। ठीक है, तो यहां पे H+ पड़ा रहेगा, ये हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कार्बन sp2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ने नहीं किया, कार्बन sp3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम में एग्जामिनर करवा चुका है। तो ये मिस्टेक आपसे नीट 2026 में करवाई जा सकती है, तो मैं लिखूंगा नीट 2026 में आ सकता है। और एग्जामिनर को भी कहूंगा, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछो, क्योंकि ये जो एक ऐसी छोटी मिस्टेक है जो अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल करके ये गलती कर सकते हैं। हाँ, अगर यहां पे रहता कार्बन sp3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड रहता, फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाती। ठीक, तो क्या आएगा 37 का आंसर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स। आंसर इज 1। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट का, मीडियम लिख देंगे इसको। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई, 2 बार समझा दिया आपको हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नंबर ऑफ कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन हेटेरोएटम। देखो हेटेरोएटम का मतलब ये होता है जब रिंग वाले कंपाउंड आ जाए और रिंग वाले कंपाउंड में कार्बन के अलावा कोई और अदर एटम आ रहा है, उसको हेटेरोएटम कहते हैं। जैसे फ्यूरान है, ये फ्यूरान होता है ऐसे, ये थायोफिन है ऐसे। ठीक, नेक्स्ट पिरिडिन, ये पिरिडिन है, ये पायरोल है। ठीक, ये हो गए 4 स्ट्रक्चर आपके। तो इन चारों में रिंग में यहां ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये नाइट्रोजन, कार्बन से अदर एटम है। तो चारों में क्या है, हेटेरो एटम है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 4, ऑप्शन 4 नहीं, आंसर 4। आंसर तो 3 है, ऑप्शन तो थर्ड आंसर आएगा। ठीक, ये इजी क्वेश्चन है और इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। डीआर और अपना नेम लिख लेना। हालांकि मैंने तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, मे भी एग्जामिनर आपको पता क्या कर सकता है इस बार, मुझे ऐसा लगता है, आप नोट करना इस बात को, मुझे ऐसा लगता है नीट 2026 एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो थोड़े से लेंथी होंगे लेकिन आसान होंगे। जैसे क्या हो सकता है, एक तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है,
आपको ना 8-10 कंपाउंड लिख के दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें से कितने कंपाउंड में हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है। एक तो सिंपल क्वेश्चन ये हो गया। या ऐसे भी आ सकता है कि कितने कंपाउंड इनमें से एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इस पैटर्न का आ सकता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया ऑर्गेनिक में। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बन सकता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, जैसे मैंने आपको एक क्लास में भी करवाया था, आगे आएगा आपके उसमें जीओसी 2 में करवाया है। ठीक, कि अगर हम फॉलोइंग कंपाउंड्स को एक्वस AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो कितने ऐसे कंपाउंड है जो व्हाइट पीपीटी बनाएंगे। व्हाइट पीपीटी बनेगी AgCl की, तो जो Cl- दे सकता है वो व्हाइट पीपीटी बना सकता है। तो ऐसे 8-10 कंपाउंड दे दे और उसमें से पूछे। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो उनको आपको पहले अटेम्प्ट में करने की बजाय मेरे अकॉर्डिंग दूसरे अटेम्प्ट में करना चाहिए। भले ही क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन आते हुए क्वेश्चन और आसान भी तो हो सकते हैं ना। तो पहले वो क्वेश्चन करो जो बिल्कुल पक्के आते हैं और कम टाइम टेकिंग है। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 कंपाउंड आपको लिख दे दिए और 10 कंपाउंड आप लिख के देख रहे हो तो 1-1.5 मिनट तो इसी में चले जाएगी। फिर काउंट करते हो, कई बार रीचेक भी करना पड़ता है। तो आसान क्वेश्चन में आपने 3 मिनट लगा दिए, नंबर मिले आपको 4, और वही 3 मिनट में हो सकता है बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के ही अदर आप 4 क्वेश्चन भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, 6 भी कर सकते थे, 20-25 नंबर भी ला सकते थे। तो 3 मिनट में 4 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 20-25 नंबर इंपॉर्टेंट है? तो उम्मीद आप 20-25 नंबर की तरफ जाओगे जहां पे ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। तो भले ही आसान क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन को आपको सेकंड अटेम्प्ट में करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारी लर्निंग है, केयर टेस्ट सीरीज में यही मैं आपको सिखाता हूं। लिख लो नीट 2026 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कर लेंगे भैया अगर आ गया तो। ये हो गया आपका 38 नंबर। नेक्स्ट 39th, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छोटा लिखा है। देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं दिखा देता हूं। पहले क्वेश्चन में वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, वो ऐसे रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ रेजोनेंस अगर कर रहा है तो क्या करेगा? प्लस M इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये लिख रहा है प्लस R इफेक्ट। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में पता क्या है, ये दूसरे ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन था A, B में देखो पता क्या बोल रहा है, B में ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है ये H+ के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बना रहा है? तो ये बनाया इसने, देखो यहाँ H लगा दिया इस पॉजिटिव चार्ज। तो अटैकिंग रिजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा इफेक्ट हुआ? -E इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा C, अब इसमें ना ये एल्कीन की रिएक्शन करा रहा है साइनाइड आयन के साथ। तो साइनाइड आयन के साथ जब रिएक्शन कराएगा तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हो जाएगा -E इफेक्ट। ठीक, अब देखो D में क्या कर रहा है, D में इसने लगा रखा है NO2, और NO2 क्या करेगा? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये हो जाएगा -R इफेक्ट। तो अब मैच द कॉलम कर लो आप। तो A मैच किया किससे? +R यानी फोर्थ से, B मैच किया किससे? +E यानी थर्ड से, C मैच किया -E यानी फर्स्ट से, और D मैच किया -R यानी 2 से। तो अब देखो A का 4 4 3 1 2 पहले ही ऑप्शन में, आंसर इज 1, और ये हमारा इजी क्वेश्चन है। ठीक, आ सकता है इस पे भी डॉक्टर और अपना नेम लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, आ सकता है ये नीट एग्जाम में एज इट इज। ठीक है ना, नीट 2026 में क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है, कर लेंगे। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेट बेसिस? OH- है, RO- है, एसीटेट आयन है, Cl-। देखो Cl- का साइज सबसे बड़ा है तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, सबसे कम बेसिक तो ये होगा। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये OH-, ये RO-, तो RO- ज्यादा बेसिक होगा। इसका रीजन ये है कि ये इसको +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे कम OH- होगा, और इससे पीछे चला जाएगा CH3CO-, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, चेक करो, RO-, OH-, ये एसीटेट आयन और Cl-। आंसर इज फर्स्ट। ठीक, ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में आराम से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आयोनिक रिएक्शंस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोसीड थ्रू होमोलिटिक बॉन्ड प्लेस। नहीं, देखो अगर मान लीजिए जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे H+ के साथ रिएक्शन कराए तो ये आयन हो गया ना, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इसमें क्या बना? कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो क्या बना? आयन बना, हेट्रोलिसिस हुआ। ये क्या है? हेट्रोलिसिस है। ठीक,
और अगर यहीं आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की रिएक्शन साइनाइड आयन के साथ कराएं, ये एनायन है, ये अटैक करेगा ऐसे, तो इसमें क्या बना, इसमें भी एनायन बन गया, तो ये भी क्या है, हेटेरोलिसिस है। ठीक, लेकिन अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शन मान लीजिए किसी फ्री रेडिकल के साथ करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए Br फ्री रेडिकल, तो यहां क्या बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये होगा आपका होमोलिसिस, इसमें होमोलिसिस होगा। समझे या नहीं समझे? तो अब क्या बोल रहा है, आयनिक रिएक्शन, क्या होमोलिसिस कराएंगे? नहीं। हेटेरोलिसिस कराएंगे? बिल्कुल सही है। क्या फ्री रेडिकल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्या प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्या सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आयनिक रिएक्शन में तो सिर्फ हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा जिसमें आयन सी बनेंगे, कैटायन या एनायन। तो ओनली 2 सही है, ओनली 2, ओनली बी स्टेटमेंट सही है। आंसर इज 3। गुड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि बच्चे ना वो ज्यादा चेक करते हैं जो, अच्छा उसने हो सकता गलती से लिख दिया, कुछ ना कुछ बार बार चेक करते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना 5 में से एक ही स्टेटमेंट सही हो, जो गिवन स्टेटमेंट है उसके बारे में। ऐसा क्यों सोचते हो कि 4 सही होगी? अपना माइंड सेट क्यों बना लेते हो पहले ही? ये गलत चीज है, पहले ही अपना प्री माइंड सेट करना कि हाँ यही होगा, है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन, द शेप ऑफ द कार्बोक्टेन। ये आप जानते हो यार, ये sp2 होता है और ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इजी क्वेश्चन है, सेकंड आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, 43rd करके दिखाएंगे। अरेंज फॉलोइंग कार्बोक्टेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये कार्बोक्टेन है, इसके पास ओनली 4 अल्फा एच है। ये देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसके पास देखो 4 अल्फा एच तो है, लेकिन ये -I भी तो है। यहां पे ये कार्बोक्टेन, यहां इसके पास ये 2 4 अल्फा एच, ठीक, लेकिन ये -I भी है, साथ में -I, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी वाला, उससे कम स्टेबल ए वाला और सबसे कम सी वाला। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा भाई, SO। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। लीस्ट रेजोनेंस, ये देखो ये तो एरोमेटिक है, ये भी बेंजीन भी एरोमेटिक है और ये फ्यूरान भी एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, कार्बन sp3 है, इसमें कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, तो लीस्ट स्टेबल यही हो गया ना, आंसर 2, क्योंकि एरोमेटिक तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 45, ये अच्छा क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है उसमें, है ना। अब देखो, अब OCS3 है, OCS3 के पास लोन पेयर है, +M है। NO2 में पोलर पाई बॉन्ड है, ये -M है। Cn में पोलर पाई बॉन्ड है, -M है। CS3+H ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेनिंग जुड़ेगा बेंजीन से, ये +M का काम करेगा। ये COR ये ऐसे जुड़ेगा ना, ये पोलर पाई बॉन्ड है, -M। OH के पास लोन पेयर है, ये +M। ये COOH जो है ये -M, और Cl जो है, हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं रेजोनेंस में, बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या होते हैं वो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक, अब मेटा डायरेक्टर कौन से है? देखो, +M +H +I दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ऑलवेज, और हैलोजन का स्पेशल ध्यान रखना है ना। और -M -I होते हैं मेटा डायरेक्टर। तो अब इनमें से मेटा डायरेक्टर कितने हैं भाई? मेटा डायरेक्टर आपका एक तो NO2 आ गया, NO2 आ गया, दूसरा Cn आ गया, तीसरा COR आ गया। ठीक, पहला मेटा -M वो 2 थे, फिर COR आ गया और फिर COOH आ गया। बस ये 4 आपके मेटा डायरेक्टर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर इज 1। ऐसे क्वेश्चन को कम से कम सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए। ठीक, तो ये थे भाई आपके GOC 1 के टेस्ट के सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन पे लिखना डॉक्टर और अपना नेम लिखना। नीट 2026 में, नीट 2026 में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक इनऑर्गेनिक में और एक ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में मोस्टली आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आ सकता है, क्योंकि इस बार पेपर लेंथ ही आने वाला है। समझे या नहीं समझे? ठीक है भाई, तो ये आपके GOC 1 के टेस्ट के सॉल्यूशन थे। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा और रिवीजन आपका अच्छे से हुआ होगा। मिस्टेक आपने नोट की होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होंगे, और उसको रिवाइज करके आप एग्जाम में जाएंगे, अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक लाएंगे। ठीक, अच्छा देखो, अब दिवाली की छुट्टियां होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि दिवाली की छुट्टियों में हमें क्या पढ़ना चाहिए।
देखो कोई भी बच्चा कोटा से अगर अपने घर जाएगा या किसी भी सिटी से अपने घर जाएगा जहां पे वो अभी पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, तो लगभग 7 to 8 डेज की हॉलीडेज रहेगा। ठीक, तो दिवाली में आपकी जो 7 से 8 दिन की छुट्टियां होने वाली है, तो जब आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस शहर में आप पढ़ रहे हैं, उससे अपने होम टाउन में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, 2 या 3 दिन तो कम से कम आपके खराब हो जाएंगे ट्रैवलिंग में, और 1 दिन घर वालों से मिलने के लिए या दोस्तों से मिलने के लिए, तो 4 दिन तो लगभग आपके ऐसे ही चले जाएंगे। मान लीजिए आपकी 4 दिन की छुट्टी हुई है, तो उन 4 दिन में आप पूरा जोर लगा के मुश्किल से घर पे कितने घंटे पढ़ सकते हैं पर डे? अगर 8 आवर्स भी पढ़ेंगे तो 4 दिन में आपने कितना पढ़ा? 32 आवर्स। तो 32 आवर्स पढ़ाई करके आप अलग कुछ नहीं कर लेंगे, सिर्फ अपना दिमाग खराब करेंगे। तो बेटर है इन दिवाली की छुट्टियों में आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। दिवाली के बाद जब आप शुरुआत करें, अगले 1-1.5 महीने तक डेली आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ें, ताकि जो 32 आवर्स की स्टडी आप करने वाले थे उसको आप ओवरकम कर सके। और इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पढ़ाई आपकी नहीं छूटनी चाहिए, पढ़ाई के टच में रहना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको डॉक्टर बनाने में हेल्प करे। उसके लिए आपकी सबसे अच्छी बुक है डॉक्टर इन यू, जिसके ऑथर हैं मेरे ब्रदर विकास नंद, जो IIT BHU से हैं। इस बुक में 11 सीक्रेट्स बताए गए हैं जो आपको टॉपर बनाएंगे। और जब आप दिवाली की छुट्टियों में इस छोटी सी बुक को पढ़ेंगे तो आप खुद से रिलेट कर पाएंगे कि दिवाली तक की पढ़ाई में आपने क्या गलतियां की है, या जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लास्ट ईयर क्या मिस्टेक की थी, और अब दिवाली के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस बुक को पढ़ना, और बुक को पढ़ते टाइम एक खाली पेज और एक पेन या पेंसिल अपने साथ रखना। इस बुक में जो भी लर्निंग हो उनको साथ के साथ लिखते जाना, और दिवाली के बाद एग्जाम डे तक उन बातों को अच्छे से फॉलो करना, तो आपका सिलेक्शन होगा, अच्छी आपकी रैंक आएगी। तो बेटर है दिवाली की छुट्टियों में पढ़ने के बजाय हम डॉक्टर न्यू बुक पढ़े, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे मैजिक बुक। ये 2 बुक पढ़ लो, जो रैंक आप सोचेंगे, जो कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, वही आपको नीट एग्जाम के बाद मिलेगा, और नीट 2026 में ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये एक मेरा सजेशन था आपके लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी ड्रीम बैच को अच्छे से फॉलो करते रहो, कृष्णा बैच को से अपनी NCERT को रिवाइज करते रहो, और केयर टेस्ट सीरीज में मैं आपको अच्छे से रिवीजन करवा ही रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।